हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तरंग के बारे में। तरंग क्या होती है, तरंग कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की तरंग होती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें कि वीडियो में हम आगे किस टॉपिक के बारे में बात करें और किस टाइप के आपको फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको पहले चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम सभी टॉपिक्स की नहीं हर एक टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में वीडियो बना दी है, जो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो वीडियोस हैं वो 12th स्टूडेंट के रिवीजन के लिए और 12th पीसीएम बेस पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे डिफेंस है, चाहे टेक्निकल है, उन सभी के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तरंग के बारे में। तो तरंग के अंदर सबसे पहले आता है अप्रगामी तरंगे। देखिए अप्रगामी तरंगे क्या होती है और किस प्रकार ये कार्य करती है। तो अप्रगामी तरंग के बारे में करते हैं। समान आयाम और समान आवर्ती वाली तरंगे विपरीत दिशा में संचरित होती है, अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने पर बनने वाली तरंगे क्या कहलाती है? अप्रगामी तरंगे कहलाती है। समान आयाम, देखिए समान आयाम और समान आवर्ती वाली तरंगे विपरीत दिशा में, दिशा इनकी क्या है? विपरीत है, विपरीत दिशा में संचरित होती है और आगे जाके अध्यारोपित होती है। उनसे जो उत्पन्न होने वाली तरंग है उसी को क्या बोलते हैं? हम अप्रगामी तरंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अप्रगामी तरंग की जो समीकरण होती है वो क्या होती है? तो इसकी देखिए समीकरण, मान लीजिए एक तरंग होती है पहली y1 इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स है। एक तरंग तो हमने ये ली। दूसरी तरंग दी है y2 इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये दूसरी तरंग है। इन दोनों तरंगों को विपरीत दिशा में, देखिए इन दोनों के यहाँ पर एक माइनस की एक्स है, ये प्लस की एक्स है। इससे पता चल रहा है कि इनकी कला है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो यानी विपरीत दिशा में ये गमन करती है, उसके बाद अध्यारोपित होती है। तो इनसे परिणामी तरंग बनेगी, जो अप्रगामी परिणामी तरंग बनेगी, उसका मान क्या होगा? y इक्वल टू 2a कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर परिणामी तरंग का मान y इक्वल टू 2a कोस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये बनेगा अप्रगामी तरंग की परिणामी तरंग का मान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये अपरिणामी तरंग किस किस से, जो अभी तनी हुई डोरी में और या जो आगे ध्वनि तरंग, जो ध्वनि यंत्रों में जो उत्पन्न होती है, इनके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग की चाल क्या होती है? तनी हुई डोरी के अंदर अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग की चाल, तो फॉर्मूला होगा v, चाल का मतलब v ब्रैकेट रूट टी अपॉन एम। ठीक है, रूट टी अपॉन एम डोरी का एकांक लंबाई पर जो द्रव्यमान है उसका मान दिया हुआ है। जो ये द्रव्यमान है ना, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, इसका मान हम क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर रो। ये देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे? द्रव्यमान का मान होगा पाई आर स्क्वायर रो। यहाँ पर एम का मान जब यहाँ पर पुट किया जाएगा, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा तो हमें एम ना देकर अगर इन में से कुछ मान दिया हो तो यहाँ पर एम की जगह हम ये पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर रो, एकांक लंबाई का, डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो ये है डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग की चाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है डोरी में कंपनों की आवृत्ति। डोरी में जो कंपन होते हैं उनकी आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में वी अपॉन लेमडा। देखिए वी वेग है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, वी अपॉन लेमडा। अब लेमडा जो लंबाई, लेमडा का मतलब लंबाई तरंग दैर्ध्य है। तो एक जो तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? लंबाई जो डोरी को मान लेते हैं एल लंबाई की है तो 2l, तो डोरी जो तरंग दैर्ध्य हो गया 2l हो गया। तो ये देखिए डोरी में कंपनों की आवृत्ति n इक्वल टू क्या आएगा? फाइनल फॉर्मूला v अपॉन में 2l। ठीक है, तो ये v अपॉन 2l है जो प्रथम सनादि कहलाती है। प्रथम सनादि, तो ये प्रथम सनादि का फॉर्मूला बन गया प्रथम आवृत्ति यानी पहली आवृत्ति। जब आवृत्ति की बात की जाए तो सबसे पहले अगर सबसे पहले बात की जाए तो n1 का मान कितना हो जाएगा? v अपॉन 2l। ठीक है, इसी प्रकार हम n2 की बात करें तो n2 की बात करेंगे तो क्या होगा? इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n2 का मान हो जाएगा 2v2l और 2v अपॉन 2l, तो ये तो हमें पहले से बताया कि n है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब n1 का ये क्या है? दुगना है। v2 है वो n1 का दुगना है। इसी प्रकार v3 है यानी n1 का क्या है? 3 गुना है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम सनादि की बात की जाए तो प्रथम सनादि v अपॉन 2l, दूसरी सनादि पहली की दुगनी और तीसरी सनादि यानी पहली की 3 गुनी। इस प्रकार यहाँ पर अनुपात चलेगा। तो इसमें आप ध्यान रखें n1 का मान 1 अनुपात n2 का मान उसका दुगुना, n3 का मान उसका 3 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार हमें प्रथम जो डोरी के अंदर उत्पन्न सनादियों के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? बंद ऑर्गन के अंदर उनकी आवृत्ति की बात करते हैं। तो बंद ऑर्गन के अंदर उसकी आवृत्ति कितनी होती है और उसके सबसे पहले हम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। ये बंद ऑर्गन पाइप के अंदर उसकी लंबाई कितनी होती है? जो लंबाई L इक्वल टू लेमडा अपॉन 4, और यहाँ से अगर लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा का मान कितना आएगा? 4L आएगा। तो अब यहाँ पर हम आवृत्ति की बात करते हैं, प्रथम सनादि की बात करें तो n1 आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा? n1 इक्वल टू v अपॉन 4L। ऊपर तो कितना था? 2L था। यहाँ पर अगर बंद ऑर्गन पाइप में कितना आएगा? 4L आएगा। इसमें ध्यान रखें, तो बंद ऑर्गन पाइप में आवृत्ति का मान आ जाएगा v अपॉन 4L। तो ये तो है प्रथम सनादि। अब हम बात करते हैं दूसरी तृतीय सनादि के बारे में। तो दूसरी सनादि देखिए यहाँ पर n2 का मान, अब यहाँ पर देखिए n2 का मान लेमडा 2, यहाँ से बात करें n2 का मान आ जाएगा v अपॉन लेमडा 2। लेमडा 2 का मान रखेंगे तो n2 अपॉन 3v अपॉन 4L। तो यहाँ पर आ जाएगा n2 का मान आ जाएगा 3 इंटू nn, यानी वो प्रथम सनादि का कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद n3 का मान करते हैं। तो n3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर v अपॉन लेमडा 3 आ जाएगा और लेमडा 3 का मान कितना हो जाएगा? 5v अपॉन 4L। और यहाँ से अगर n3 का मान आ जाएगा 5v अपॉन 4L और v अपॉन 4L हम जानते हैं कि n1 है, तो यहाँ पर n3 का मान आ जाएगा n1 का 5 गुना। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात क्या बनेगा? n1 इंटू n3 का, देखिए प्रथम सनादि 1 तो दूसरी सनादि उसका 3 गुना और तीसरी सनादि उसका 5 गुना। तो यहाँ से हमें इसकी आवृत्ति देखी जाए तो कैसे प्राप्त हो रही है? विषम सनादि प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये एक दूसरे विषम संख्या में चल रही है तो विषम सनादि प्राप्त हो रही है। अगर हम इसका nवां अधि स्वर यानी nवां अधि स्वर या सनादि प्राप्त करनी हो, आगे मान ली कोई सी भी सनादि प्राप्त करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा?
2m+1 इसका फॉर्मूला लेंगे। m अधिस्वर प्राप्त करना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2m+1। m यानी जो जितने नंबर वाला जो अधिस्वर प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर प्राप्त करके उस स्वर का संख्या प्राप्त कर सकते हैं, मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लेमडा का जो मान है ना वो आपको बार बार यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो यहाँ पर n2 का मान निकालने से पहले लेमडा 2 का मान निकालना पड़ेगा। लेमडा 2 का मान देखिए कितना है, 4l/3 है, वो इसमें पुट करेंगे तो अपने को n2 का मान मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर थर्ड निकालना तो लेमडा 3 का मान निकालेंगे, लेमडा 3 का मान इसके अंदर पुट करेंगे तो n3 की वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस बेसिक ध्यान में ये रखना है, इसकी सीरीज ध्यान में रखनी है कि इसका जो सनादियों का जो क्रम है वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें अभी यहाँ पर डोरी की बात कर ली और बंद ऑर्गन पाइप की बात कर ली। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं खुला ऑर्गन पाइप। अब तीसरे नंबर पर आता है खुला ऑर्गन पाइप में क्या प्रोसेस रहता है। तो खुला ऑर्गन पाइप में अगर प्रथम सनादि की बात करें तो यहाँ पर लेमडा 1 का मान होगा 2l, तो यहाँ से l का मान आ जाएगा λ/2, तो यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा 2l आ जाएगा। इसको हम प्रथम सनादि के फॉर्मूले में रखेंगे n/v λ1, तो यहाँ पर λ1 का मान 2l है तो n1 का मान आ जाएगा v/2l। ये अपना मूल स्वर है, प्रथम आवर्ती है, प्रथम सनादि है। ठीक है, तो प्रथम जो n1 का मान आता है उसको क्या बोल सकते हैं, मूल स्वर बोल सकते हैं, प्रथम आवर्ती बोल सकते हैं और प्रथम सनादि बोल सकते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम n2 का मान निकालते हैं। तो n2 का मान निकालते हैं तो n2 का मान क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो 2v/2l हो जाएगा। तो यानी n2 का मान है वो n1 का दुगना है, तो इसको द्वितीय सनादि या प्रथम अधिस्वर। देखिए प्रथम अधिस्वर कौन सा होता है, प्रथम स्वर है ना, जो मूल आवर्ती होती है इसको प्रथम नहीं बोलते, ये मूल स्वर है। अब अधिस्वर निकालना है तो द्वितीय जो सनादि है उसी को हम प्रथम अधिस्वर बोलते हैं। अब तृतीय सनादि निकालेंगे, वो क्या होती है, तृतीय सनादि है वो प्रथम की 3 गुनी है और ये अपने को तृतीय सनादि प्राप्त होगी। और ये देखिए तृतीय सनादि को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अधिस्वर बोलते हैं। ठीक है, तो अधिस्वर क्या होता है, जो द्वितीय सनादि है उसको प्रथम अधिस्वर, प्रथम जो अधिस्वर की सीरीज है वो दूसरी सनादि से स्टार्ट होती है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए इनका जो सीरीज है n1 n2 का मान किस प्रकार प्राप्त हुई है, तो 1:2:3, तो इसके अंदर सम और विषम दोनों प्रकार की सनादियाँ हमारे को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसका अगर हमें n अधिस्वर यानी किसी भी प्रकार का अधिस्वर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, m+1 देगा। और इससे पीछे वाला जब खुला बंद ऑर्गन पाइप था उसमें अधिस्वर का मान कितना था, तो उसमें जो अधिस्वर का मान था 2m+1 और इसमें कितना है m+1। देखिए ये अधिस्वर निकालने का भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखें साथ साथ में, क्योंकि अपने को पूछा जा सकता है कि किसी भी अधिस्वर का मान निकालें। चलिए अब तो हमने 3 बात की, अब उसके बाद करते हैं अनुनाद नली। देखिए अनुनाद नली के बारे में बात करते हैं। तो अनुनाद नली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1+E इक्वल टू λ/4। ये होता है अनुनाद नली का पहला फॉर्मूला, L1+E इक्वल टू λ/4। और उसके बाद आता है L2+E 3 λ/4। ये होता है अनुनाद नली के बारे में L1 L2+E का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए ध्वनि वेग, देखो ध्वनि का वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्वनि का वेग का फॉर्मूला था v = nt, जैसे हमने पहले भी बात की थी। जो आवर्ती का फॉर्मूला था n = v/λ। यहाँ से अगर v का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लैम्डा इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो v का मान आ जाएगा n लैम्डा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें वेग का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए v = n का मान 2n लेमडा क्या होता है, लंबाई, यानी और जो लंबाइयों के अंदर जो कम इसका जो एक पूरा चक्कर, तो L2 - L1, ये हो गया वेग का पूरा डिस्क्राइब फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब आता है सीरा शोधन। ई का मान देखिए, ई क्या होता है, सीरा शोधन, यानी जो भी अपने पास नली है या किसी भी प्रकार से जहाँ पर हम ये जो तरंग उत्पन्न की जा रही है तो उनके जो सिरों का जो शोधन है वो होता है ई का मान कितना होता है, तो L2 - 3L1/2, ये होता है ई का मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए L2 का सीरा शोधन का मान कितना है, ई क्या होता है, सीरा शोधन होता है, इसका मान कितना है L2 - 3L1/2। ठीक है, यहाँ पर पुट करके हम अनुनाद नली का मान निकाल सकते हैं, लंबाइयों का मान निकाल सकते हैं, लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर अनुनाद नली के फॉर्मूला की बात की। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग का फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं और सीरा शोधन का फॉर्मूला ई का मान ध्यान रखें। ई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा L2 - 3L1/2, ये होता है सीरा शोधन ई का मान। इस ई का मान को हम यहाँ पर पुट करके अगर हमने को लंबाई निकालनी, प्रथम नली की लंबाई, द्वितीय नली की लंबाई या लैम्डा का मान निकालना है तो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अनुनाद नली की बात हुई, अब हम बात करते हैं आगे सवृत्तर या द्विभुज सवृत्तर की। देखिए सवृत्तर और द्विभुज सवृत्तर में क्या होता है, पहला आता है कि भुजाओं के सिरों को घिसने से सवृत्तर की आवृत्ति बढ़ती है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने जानकारी नहीं लिखी, क्योंकि इसके बारे में जो बेस्ट कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर सवृत्तर और द्विभुज सवृत्तर के अंदर सबसे पहले क्या बात हुई है कि भुजाओं को घिसने से उनकी आवृत्ति में क्या वृद्धि होती है, आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, दूसरा उसके बाद आता है कि भुजाओं को भारित करने से, यानी भुजाओं का भारित करने से उनमें आवृत्ति घट जाती है। अगर इनके सवृत्तर की भुजाओं को भारित कर दिया जाए, कोई भार लगा दिया जाए तो उसकी आवृत्ति घट जाएगी। अगर इनको घिस दिया जाए तो ये आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद ताप बढ़ने पर आवृत्ति घटती है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, आवृत्ति घटती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई सवृत्तर के और द्विभुज सवृत्तर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें। चलिए उसके बाद आता है मेल्टिन का नियम। देखिए मेल्टिन का नियम भी इन्हीं सवृत्तर पर आधारित है। तो मेल्टिन का नियम क्या बोलता है कि ये अनुप्रस्थ अवस्था में होता है कि अनुप्रस्थ अवस्था में सवृत्तर की आवृत्ति बराबर डोरी में कंपनों की आवृत्ति समान। ठीक है ना, सवृत्तर की आवृत्ति और डोरी में, अनुप्रस्थ अवस्था में सवृत्तर की आवृत्ति व डोरी में कंपनों की आवृत्ति क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला है रहेगा,
तो यहाँ पर n इक्वल टू आवृत्ति का मान क्या रहेगा, n इक्वल टू पी अपॉन 12 रूट टी अपॉन एम। यहाँ पर n क्या है, आवृत्ति का मान है, पी क्या लूपों या खंडों की संख्या है, पी क्या है यहाँ पर जो आवृत्ति जो भी अपने पास मान लो जो खुला ऑर्गन पाइप है, बंद ऑर्गन पाइप है या डोरी है, तो ठीक है, तो उसमें जो लूपों की संख्या है, खंडों की संख्या वो पी होती है। तो n बराबर है पी अपॉन 12 रूट टी अपॉन एम, ये होता है मेल्टिंग का नियम, जिसमें आवृत्ति का निकालने का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, n इक्वल टू पी अपॉन 12 रूट टी अपॉन एम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने मेल्टिंग के नियम तक बात कर ली। आगे की जो बात है इसी प्रकार ऑर्गन जो तरंग के जो एक वीडियो हम और लेके आएंगे, दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर हम पूरी तरंग के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इतनी बात करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार हम आगे न्यूमेरिकल वीडियोस भी लेके आएंगे, और हमारे साथ प्यार ऐसे बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, कि जितना ज़्यादा चैनल हमारा परिवार बड़ा होगा चैनल का सब्सक्रिप्शन का, और तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो और जल्दी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।